17 मार्च के लिए आज की इस क्लास में केमिस्ट्री के देखिए मैं आपके लिए टॉप 20 क्वेश्चन लेकर आई हूँ फुल सॉल्यूशन के साथ में। तो इस क्लास में देखिए क्लास 12th के विद्यार्थियों ध्यान देकर सुने। इस क्लास में आपके लिए 17 मार्च के लिए मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन आपको बताने जा रही हूँ देखिए जिनका आपको अंदाज़ा भी नहीं था और जो विद्यार्थी इंतज़ार कर रहे थे, जिनको पास होने का भी डर लग रहा है, देखिए बिल्कुल मत हिचकिचाइए, आप ये क्वेश्चन कंप्लीट करके जाइए। आप पास ही नहीं बल्कि आप टॉप करेंगे, क्योंकि टॉप 20 क्वेश्चन मैं आपके लिए निचोड़ लेकर आई हूँ आपकी बुक के। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन 17 मार्च के लिए आज की इस क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। ये क्लास आप पूरी अटेंड करें और इन क्वेश्चनों को पढ़ो, आप टॉप करोगे। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं और सारे प्रश्नों को जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं फुल सॉल्यूशन के साथ में 17 मार्च के लिए सारे प्रश्न। तो देखिए पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे कि विद्युत रासायनिक सेल एवं उसके क्रियाविधि डेनियल सेल का उदाहरण देकर समझाइए। ठीक है, चलिए तो यह है आपका विद्युत रासायनिक सेल यानी कि डेनियल सेल की परिभाषा। तो ऐसा निकाय कि जिसमें ऑक्सीकरण, ठीक है, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, विद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। ठीक है, और इसमें इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है, इसमें जो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण है वो कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल है इसकी परिभाषा कि देखिए आपका ऐसा निकाय कि जिसमें ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया द्वारा रासायनिक ऊर्जा को किसमें? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करेगा। किसके द्वारा कर रहा है वो? ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया के द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहा है, तो इसे ही विद्युत रासायनिक सेल कहेंगे। और इसमें इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण अप्रत्यक्ष रूप से हो जाता है। ठीक है, और ये रही आपकी कार्यविधि। चलिए तो यहाँ से आप कार्यविधि का तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको इसको पढ़ के और समझा के बताऊंगी तो ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट होगा और ये मैं नहीं चाहती। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका छद्म। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि छद्म एकाणुक अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, तो यह है आपकी छद्म एकाणुक अभिक्रिया की परिभाषा कि कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती है कि जिनकी अणुसंख्यता 2 होती है। कैसी होती है? 2 होती है, किंतु उनका गतिक, ठीक है, गतिक अध्ययन ज्ञात करने पर ज्ञात होता है कि उनकी अभिक्रिया कोटि 1 है। ठीक है, और इसी अभिक्रिया को छद्म एकाणुक या छद्म कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, समझ में आई आपको कुछ परिभाषा कि कुछ अभिक्रियाएं ऐसी भी आपकी होती है कि जिनकी अणुसंख्यता कितनी होती है? 2 होती है, किंतु उनका जो गतिक अध्ययन है वो ज्ञात करने पर ज्ञात होता है। ठीक है, उनका जो गतिक अध्ययन रहेगा वो हमें ज्ञात करने पर ही पता चलेगा कि उनकी अभिक्रिया कोटि कैसी है? 1 है। तो ऐसे अभिक्रिया को हम छद्म एकाणुक अभिक्रिया कहेंगे या छद्म कोटि की अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, चलिए परिभाषा अच्छे से आपको कंप्लीट करनी है और ये आपका उसका उदाहरण हो गया यहाँ से। ठीक है, चलिए तो ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। चलिए बाकी का आप यहाँ से ले और अच्छे से कंप्लीट करें। चलिए तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है कि आणविकता एवं अभिक्रिया की कोटि में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो एक तरफ आपको आणविकता का स्ट्रक्चर बना लेना है और एक तरफ अभिक्रिया की कोटि का। तो पहला पॉइंट है आपका इसमें कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले कुल अणुओं की संख्या अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। ठीक है, और अभिक्रिया में भाग लेने वाले उन अणुओं की संख्या जिनका
साधन परिवर्तित होता है अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है यह हमेशा पूर्णांक होती है और यहाँ प्रभाज्य यानी कि भिन्न हो सकती है और इसका मान शून्य नहीं होता है। ठीक है, और इसका मान शून्य हो जाता है। ठीक है, तो चलिए स्क्रीनशॉट आप अच्छे से लीजिएगा। यहाँ से हो गया यहाँ से। चलिए, तो चौथा और पांचवा पॉइंट है आपका कि यह केवल सैद्धांतिक पद है और इसे प्रयोग द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। और पांचवा पॉइंट है कि इससे अभिक्रिया की क्रियाविधि के संबंध में कोई जानकारी नहीं मिलती है और इससे अभिक्रिया की क्रियाविधि के संबंध में जानकारी मिलती है। ठीक है, चलिए आपको उल्टा का सीधा करना है। एक तरफ ले लीजिए आप अच्छे से स्क्रीनशॉट। इसके बाद में ये आपका अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर कि रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले विचार कारकों को लिखिए। ठीक है, तो ये है आपके अभिकारक। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले विचार कारक आपके सामने काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पहले आप इनकी हेडिंग कंप्लीट करें। अभिकारकों का साधारण, अभिक्रिया का ताप और उत्प्रेरक की उपस्थिति। ठीक है, फिर इनके अंदर आप कंप्लीट करें, इससे आपको जल्दी याद होंगे। हो गया। चलिए, तो आप इनको पढ़ो, आप टॉप करेंगे। 17 मार्च के लिए मैं आपको वही क्वेश्चन बता रही हूँ जो 90% क्या 100% आएंगे और यही आपको वो देखने को मिलेंगे। तो पूरी क्लास आप अटेंड करें, यही आएंगे यही आएंगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है अभिक्रिया की दर और दर स्थिरांक में आपको अंतर स्पष्ट खींचना है। तो देखिए सारे प्रश्न मैं आपके लिए काफ़ी सिंपल और सरल लैंग्वेज में लेकर आई हूँ ताकि आप सभी पढ़कर ही इनको कंप्लीट कर सकें। ठीक है, तो आप बस केवल 1 से 2 बार पढ़ेंगे, उसमें ही आपको प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे। खुद आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी सिंपल लैंग्वेज में लिखे हैं सारे प्रश्न के आंसर। पॉइंट भी काफ़ी सिंपल है और काफ़ी शॉर्ट मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर कि सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु काल अभिकारक के सांद्रण के प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं होता। तो अर्धायु काल, ठीक है, तो किसी अभिक्रिया का अर्धायु काल वह काल है कि जिस पर आधी अभिक्रिया पूर्ण हो जाती है। अर्धायु काल T1/2 से T/1/2 से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, चलिए हो गया। आगे बढ़े, यहाँ से इस प्रश्न का बाकी का स्क्रीनशॉट ले आप। हो गया। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर प्रथम अभिक्रिया की कोटि क्या है और शून्य कोटि, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक के का मात्रक लिखिए। ठीक है, कि एक तो आपको अभिक्रिया की कोटि बतानी है, शून्य कोटि, प्रथम कोटि और द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए। ठीक है, दर स्थिरांक के का मान लिखिए। चलिए, तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ ले। ये आपकी अभिक्रिया की कोटि की परिभाषा है, ये वाले कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले उन अणुओं की संख्या जिनका सांद्रण परिवर्तित होता है अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। ठीक है, तो दर स्थिरांक के इक्वल अभिक्रिया की दर बटा सांद्रण n, जहाँ पर जो n है ये आपकी अभिक्रिया की कोटि है। ठीक है, हो गया। शून्य कोटि के लिए के का मात्रक तो ये रहेगा आपका। ठीक है, ये आपका शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, ये आपका प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए और ये आपका द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए के का मात्रा। ठीक है, चलिए, तो आप तीनों का ले लीजिए स्क्रीनशॉट, एक में अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, यहाँ से ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट और अच्छे से सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करें। ये आपके सामने अगला यूमेरिकल क्वेश्चन आपका आ गया है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 40 मिनट में 90% पूर्ण हो जाती है। ठीक है, पूर्ण हो जाती है, तो इस अभिक्रिया का अर्धायु काल ज्ञात कीजिए। हो गया, यहाँ से ले। ठीक है,
चलिए यह अगला आपका आ गया न्यूमेरिकल क्वेश्चन कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 99% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय 90% अभिक्रिया का पूर्ण होने में लगने वाले समय से दुगना होता है। इसको आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तो ये है आपके सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर इसका हल। ठीक है, और सारे प्रश्नों को कंप्लीट करके जाइएगा यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे बताया है, ये पढ़िएगा जरूर। अतः समीकरण 1 व समीकरण 2 से सिद्ध होता है कि 99% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय 90% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगने वाले समय से दुगना होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद में ये है आपकी स्क्रीन के ऊपर अगला न्यूमेरिकल प्रश्न। तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए यह का अगला क्वेश्चन आ गया है, यहाँ पे हो गया। देखिए फिर आपका आ गया है यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेंथेनाइट संकुचन क्या है, वहाँ इसके प्रभाव और इसके प्रभाव क्या है। ठीक है, तो ये आपकी लेंथेनाइट संकुचन की परिभाषा हो गई और ये आपका उसका प्रभाव हो गया यहाँ पर। ठीक है, हो गया। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। संक्रमण तत्व किन्हें कहते हैं, इनकी विशेषताएं लिखिए। तो ये आपका संक्रमण तत्व देखिए, एस एवं पी ब्लॉक के मध्य स्थित डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं। तो बहुत ही सिंपल परिभाषा है, इसको तो आप आसानी से कंप्लीट कर लेंगे। इसकी विशेषता भी उतनी ही सिंपल रहेगी। पहली क्या है कि यह तत्व धात्विक गुण दर्शाते हैं, यह अनुचुंबकीय व्यवहार दर्शाते हैं। ठीक है, तीसरा है यह तत्व ऊष्मा और विद्युत के साथ सुचालक होते हैं। और चौथा है कि यह तत्व अच्छे उत्प्रेरक होते हैं। देखिए मैंने अभी कहा था, देखिए बहुत ही सिंपल इसकी विशेषता भी आपकी रहने वाली है, तो कंप्लीट ज़रूर करें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। ये आपको वो 17 मार्च के दिन देखने को मिल सकता है आपको। ठीक है, तो सारे प्रश्नों को 100% करके जरूर जाइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े इसी प्रश्न के। चलिए कारण आपको यहाँ पे बताना है। तो ये है आपका क्वेश्चन यहाँ पे कि संक्रमण तत्व परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, ऐसा क्यों है, कारण आपको देना है। ठीक है, यहाँ पर है आपका अगला क्वेश्चन। संक्रमण धातुएं आसानी से मिश्र धातु क्यों बना लेती है, तो इसका आंसर आपको कंप्लीट कर लेना है। फिर है आपका डी ब्लॉक और ए ब्लॉक में कोई 5 अंतर स्पष्ट है। तो इस तरह से आपको देखिए स्ट्रक्चर बना लेना है। एक तरफ आपको डी ब्लॉक लिखना है और दूसरी तरफ आपको ए ब्लॉक लिख लेना है। तो काफ़ी सिंपल प्रश्न आपके रहने वाले हैं। चलिए फिर है लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में कोई 5 अंतर। तो इसी तरह से आपको इसको भी कंप्लीट कर लेने हैं। ठीक है, हो गया। संक्रमण धातु के निम्न गुण को परिभाषित करें। ठीक है, तो यहाँ पर है ये ऑक्सीकरण अवस्था, फिर है आयनन एंथैल्पी। तो आपके सामने इन प्रश्नों के आंसर है। ठीक है, चलिए धात्विक लक्षण हो गए परमाणविक त्रिज्या या आयनिक आकार या परमाणविक आकार। फिर लेंथेनाइड से आप क्या समझते, उदाहरण आपको देना है। तो देखिए काफ़ी सिंपल है। लेंथेनाइड से आप क्या समझते, तो लेंथेनाइड है आपका कि कोई भी परमाणु आयनन या अणु जो कि केंद्रीय आयन को इलेक्ट्रॉन युग्म देकर उपसंयोजी बंध बनाने में समर्थ होता है, संलग्नी या लिगेंड कहलाता है। ठीक है, ये आपको उसका उदाहरण हो गया। चलिए तो ये आपका आखिरी लास्ट प्रश्न है, संकुचन आयन क्या है और किलेट क्या है। तो यहाँ पर ये आपके संकुचन आयन की परिभाषा हो गई और ये आपकी किलेट की हो गई और ये आपका उसका उदाहरण हो गए यहाँ पर। ठीक है, चलिए तो टोटल प्रश्न मैंने आपको टॉप 20 बता दिए हैं। इन्हीं प्रश्न में से आपके प्रश्न फंस जाएंगे। वास्तव में आप चाहते हैं कि अब की बार टॉप करें,
तो इन प्रश्नों को आप कंप्लीट करके जाइए, आप केमिस्ट्री के पेपर में टॉप करेंगे। ठीक है, चलो तो 17 मार्च के लिए सारे प्रश्नों कंप्लीट जरूर करें।